डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स। ये सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 से इसका ताल्लुक है, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इम्पॉर्टेंट इन फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द इंटरमीडिएट। देयरफॉर I think we'll have to discuss this in detail. Okay, first of all, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूरॉन्स किसे कहते हैं। न्यूरॉन्स बेसिकली हमारी बॉडी के वो सेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं या हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बनता है, और क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स को हम कहते हैं गैंग्लिया। तो आप कह सकते हैं इस हवाले से कि ब्रेन इज अ फॉर्म ऑफ अ गैंग्लिया। अब न्यूरॉन में बेसिकली क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। सिंगल न्यूरॉन की हम बात करें तो ये एक न्यूरॉन की डायग्राम है, और इस न्यूरॉन में ऊपर की तरफ आपको कुछ एक्सटेंशंस नजर आ रही हैं। इनको हम सेल बॉडी एक्सटेंशंस या प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस भी कहते हैं। तो ये जो एक्सटेंशंस हैं इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इसके बाद ये सेंटर का पूरा रीजन, इसे कहा जाता है सेल बॉडी या सोमा। सेल बॉडी सोमा के बाद सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद नीसल बॉडीज ये मौजूद होती हैं। देन ये सेल बॉडी थोड़ी सी नीचे की तरफ बेस में एक्सटेंड होती है, और फिर उसके बाद ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेती है। इसे हम कहते हैं एक्सॉन, और ये कहलाता है एक्सॉन हिलॉक। ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक छोटे छोटे आपको यूनिट्स बीच में बने हुए नजर आ रहे हैं। इन सिंगल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं शॉन सेल। फिर इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये शॉन सेल की मेम्ब्रेन कहलाती है, और ये हिस्सा जो आपको बीच में नजर आ रहा है ये कहलाता है एक्सॉन। ये मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इस शॉन सेल के स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद कि इसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं। सबसे लास्ट पोर्शन न्यूरॉन का ये कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल, और टर्मिनल आर्बोराइजेशन भी कहते हैं इसे। ठीक है जी। तो एक न्यूरॉन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं या स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले डेंड्राइट्स। डेंड्राइट के बाद ये बीच वाला हिस्सा सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद है सेल बॉडी न्यूक्लियस। उसके बाद है नीसल बॉडीज या नीसल सब्सटेंसेस। इसके बाद है एक्सॉन हिलॉक। बीच में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, शॉन सेल्स कहा जाता है। शॉन सेल्स कवर होते हैं मेम्ब्रेन से। अच्छा, शॉन सेल में डिफरेंट मेम्ब्रेन हैं। एक का नाम आप जानते हैं न्यूरेलेमा, और दूसरा इसके अंदर माइलिन शीट। ये दो स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, इसके बाद है बीच में ये एक्सटेंशन, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन की आगे मजीद एक्सटेंशन या इनकी एंडिंग जो होती है उसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। तो ये डायरेक्शन है। अच्छा, इसमें मजीद सेल बॉडी का जो हिस्सा है ये नर्व ट्रांसमिशन या न्यूरल सिग्नलिंग में कोई रोल प्ले नहीं करता।
तो ये याद रखिएगा। तो सेल बॉडी रोल प्ले नहीं करती न्यूरल सिग्नलिंग में। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है तो उसमें सेल बॉडी वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की जानिब और दूसरी तरफ डेंड्राइट का हिस्सा होता है। तो यानी इनके दरमियान जो आर्टिकुलेशन होती है वो सेल बॉडी की डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल्स के दरमियान होती है और इन्हीं के दरमियान फिर साइनैप्स बनता है। ठीक है जी, तो अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर हमने देख लिया। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बाद ये आपको एक रेड स्पॉट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली रेड स्पॉट डायरेक्शन ऑफ इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, व्हाट इज नर्व इंपल्स? नर्व इंपल्स बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। यानी मैसेजेस जो भी हमारी बॉडी मुख्तलिफ रिसेप्टर ऑर्गन के जरिए से एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हुए रिसीव करती हैं, वो तमाम मैसेजेस न्यूरॉन के जरिए से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं और न्यूरॉन्स ये जो मैसेजेस ट्रांसफर कर रहे होते हैं इनकी डायरेक्शन सेल बॉडी से डेंड्राइट्स की तरफ होती है। ठीक है जी, ये डायरेक्शन हो गई। अच्छा, अब ये जो मैसेजेस हैं इसके लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजिंग। इलेक्ट्रो मींस कि यहां पर डेफिनेटली चार्जेस इन्वॉल्व होंगे जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, और केमिकल मींस दोज एलिमेंट्स व्हिच कैरीज दीज चार्जेस। ठीक है जी, तो अब इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस बेसिकली वो पैगामात हैं जिसे हमारा ब्रेन समझता है और समझने के बाद अकॉर्डिंग टू दी स्टिमुलस हमारी बॉडी या हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये मैसेजेस कैसे हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के जरिए ट्रांसफर होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे मैकेनिज्म होता है, इसको हम पढ़ते हैं नर्व इंपल्स। ठीक है, ओके। मैंने आपसे जैसे जिक्र किया था कि शॉन सेल के स्ट्रक्चर में एक डिस्कस करूंगा। देखिए, ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। ये एक शॉन सेल है, सिग्नल यहां से लेके यहां तक। इसको थियोडोर शॉन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था और इस शॉन सेल के अंदर ये होता कहां पर है, ये एक्सॉन के साथ एसोसिएटेड है और ये अपनी नौयत का बड़ा एक यूनिक सा सेल है। यानी आपने इससे पहले ये सेल, इस तरह के सेल्स कभी देखे नहीं होंगे। इस सेल के अंदर यूजुअली जो साइटोप्लाज्म है, गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही सारे स्ट्रक्चर्स आपने यूजुअली प्लांट और एनिमल सेल्स में पढ़े हैं। तो इस सेल के अंदर आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये आप देखिए कॉइल दर कॉइल फैट्स की बनी हुई लेयर्स हैं और ये लेयर्स क्या काम कर रही हैं, एक्सॉन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। एक्सॉन के अंदर जो मैसेजेस हो रहे हैं या ट्रांसमिशन हो रही है इंपल्स की, उसको प्रोटेक्ट करना, ये काम है इन फैटी लेयर्स का। इन फैटी लेयर्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं माइलिन शीट। ठीक है जी, ये इंसुलेशन का काम करते हैं। माइलिन शीट से ऊपर यहां पर सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये कहलाती है न्यूरेलेमा। ये सिर्फ आपको न्यूरॉन्स में नजर आती है। न्यूरेलेमा की खास बात ये कि एक तो ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है और यही वजह है कि हमारे अगर ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाएं या इस पर मुश्तमिल टिश्यूज डैमेज हो जाएं तो उसकी हीलिंग का प्रोसेस बहुत एक तो स्लो प्रोग्रेसिव है और दूसरा 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो ब्रेन हेमरेज के अंदर जिनको भी आपने देखा होगा, शायद ऑब्जर्व किया हो कि अगर किसी को फालिज का अटैक हो जाता है तो वो रिकवर नहीं कर पाता 100%। अगर बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी या मेडिसिन का इस्तेमाल किया तो ये तकरीबन 80% हो जाएगा रिकवर, 90% हो जाएगा, लेकिन 100% नहीं होता। लिहाजा इसीलिए ब्रेन बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी हमारी क्रेनियम, हमारी स्कल जिसके अंदर हमारा ब्रेन महफूज है, तो ब्रेन को भी मुख्तलिफ प्रोटेक्शंस हासिल है। एक तो ब्रेन बॉक्स, दूसरा एक
ब्लड वेसल्स का बैरियर, और तीसरी इसकी मेनिंजेस, जो हम ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ जैसे कि हर सेल में होना जरूरी है एक सिंगल न्यूक्लियस का एटलीस्ट, तो यहां पर भी इसका एक शॉर्न सेल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है जी, तो ये एक्सॉन है। एक्सॉन के अंदर आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे से न्यूरोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं। इनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसको याद रखिएगा। यहां पे मैं बताने का मकसद मेरा ये है कि देखिए ये एक एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स यहां पे मौजूद हैं, और एक्सॉन के ऊपर जो फैट्स की बनी हुई कवरिंग है, फैटी लेयर है, उसका नाम है माइलिन शीट। माइलिन शीट इंसुलेशन का काम करती है, यानी इसकी वजह से बाहर से कोई चीज ना अंदर आ सकेगी और ना ही अंदर से बाहर की तरफ जा सकेगी। इस शॉर्न सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जो इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करता है। जैसे शॉर्न सेल या माइलिन शीट की फॉर्मेशन न्यूरॉन्स, इस तरह के न्यूरॉन से नहीं होती, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। माइलिन शीट की फॉर्मेशन ग्लियल सेल्स की मदद से होती है। हमारे नर्वस सिस्टम में ये दूसरे किस्म के नर्वस टिश्यूज कहलाते हैं। एक तो न्यूरॉन्स, आप जानते हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। एक तो ग्रुप ये पूरा हो गया। एक दूसरा ग्रुप होता है, उनको हम कहते हैं ग्लियल सेल्स। ठीक है, ग्लियल सेल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यूजुअली इनको 4 टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं, लेकिन चूंकि आपके बुक में नहीं है तो लिहाजा मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ इनके फंक्शंस बता रहा हूं कि ग्लियल सेल्स के 2 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। एक का नाम है फेगोसाइटोसिस, यानी ब्रेन के अंदर अगर कोई कंटामिनेशन आ जाती है तो ये उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको इनगल्फ करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्लियल सेल्स का, और वो है माइलिन शीट की फॉर्मेशन का, जो कि न्यूरॉन के ऊपर होती है। ठीक है जी, तो ये न्यूरॉन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हम आगे मूव करते हैं और नर्व इंपल्स पे आते हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि नर्व इंपल्स इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स डेवलप्ड बाय अ न्यूरॉन फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप जब आंसर अपना लिखना शुरू करें तो इस डेफिनेशन को जरूर शामिल कीजिए। नाउ नर्व इंपल्स को इनिशियली डिटेक्ट करने के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उसका नाम है माइक्रोवोल्ट मीटर। और जैसे इस एनिमेशन में आपको नजर आ रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन है। माइक्रोवोल्ट मीटर के ये 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब ये माइक्रोवोल्ट मीटर मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट होता है, इवन स्किन के साथ भी अगर इंटैक्ट होता है तो जाहिर है कि स्किन के टिश्यूज भी सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चार्जेस को डिटेक्ट करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल कितना है। इसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको इस एरो के जरिए से अंदाजा हो रहा है कि यहाँ से रीडिंग नोट की जाती है, तो इससे हम मेम्ब्रेन का पोटेंशियल नोट करते हैं। अच्छा जी, मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन? ये है एक्सॉन, और ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, तो ये एक्सॉन के ऊपर कवरिंग जो मेम्ब्रेन है उसको, उसके अंदर मौजूद होने वाली चार्जेस को डिटेक्ट करता है। तो इनिशियली अगर हम एक्सॉन पे देखें तो बाहर की जानिब एक सिंगल न्यूरॉन में, सिंगल एक्सॉन के बाहर की जानिब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं, और अंदर की जानिब मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो चार्जेस का जो पोटेंशियल है वो आउटसाइड द न्यूरॉन पॉजिटिव का ज्यादा है और इनसाइड द न्यूरॉन नेगेटिव का ज्यादा है। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये एक्सॉन के अंदर ही रहते हैं, ये एक्सॉन से बाहर नहीं निकलते। ठीक है, अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, अंदर ही डेवलप होते हैं। और इन चार्जेस के अंदर, नेगेटिवली चार्ज आयंस के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स के, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, बाहर की जानिब जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस मौजूद हैं, स्पेसिफिकली उनका नाम है सोडियम आयंस, और नेगेटिव चार्जेस के साथ भी अंदर की जानिब कुछ पॉजिटिव साइंस मौजूद हैं, आयंस मौजूद हैं, उन्हें हम कहते हैं पोटेशियम। तो
सोडियम और पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन की चेंज की वजह से इंपल्स जनरेट होती है, इंपल्स डेवलप होती है, इंपल्स ट्रांसफर होती है। ठीक है जी, ये बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, इन दोनों आयंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है नर्व इंपल्स के प्रोसेस में। ना पहला मरहला, फर्स्ट स्टेज नर्व इंपल्स की, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये एक स्क्विड है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, इनवर्टिब्रेट्स की स्टडीज करते हुए म्यूजियम स्पेसिमेन में रखा हुआ होता है। इस स्क्विड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया इनिशियली, और इसकी स्किन के साथ इंटैक्ट किया वही माइक्रोवोल्ट मीटर, जैसे कि आप लोगों ने पीछे देखा। जिस एक्वेरियम के अंदर ये स्क्विड मौजूद था, उस एक्वेरियम के पानी में थोड़ा करंट रिलीज किया। ये लेकिन बात की बात, करंट से पहले की हम बात करें रेस्टिंग में, ओके। तो करंट से पहले इस स्क्विड के ऊपर माइक्रोवोल्ट मीटर लगाकर इसके अंदर चार्जेस की कंसंट्रेशन को चेक किया, और ये देखा गया कि मुख्तलिफ रीडिंग्स में ये जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव 90 तक इनकी रेंज, यानी -90 तक -40 से इनकी रेंज हासिल हुई। अब जाहिर है कि हम जानते हैं कि पहले तो ये सवाल आना चाहिए कि ये वेरिएशन इतनी ज्यादा क्यों, -40 से -90 तक, जबकि हालत सुकून में ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। अच्छा, हम अपने ऊपर अगर ये रखते हुए सोचें तो हम ये जानते हैं कि अगर हम रेस्ट की हालत में भी हों, मींस कि अगर हम आराम कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही होती है, यानी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी चल रहा होता है। हम सो रहे होते हैं तो भी हमें अगर ख्वाब आ रहे हैं तो वो भी एक एक्टिविटी चल रही होती है न्यूरोलॉजिकल। इसी तरह से ब्रीदिंग का प्रोसेस भी चल रहा होता है, गर्ल्स डेवलपमेंटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो इवन हम जब रेस्ट की हालत में भी होते हैं तो उस वक्त भी हमारा नर्वस सिस्टम इंगेज होता है। कभी उसका पोटेंशियल इंटेंसिटी की बेसिस के ऊपर ज्यादा हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे जब आप सो रहे होते हैं और कोई ऐसा ख्वाब आप देख रहे हैं जिसमें आप इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं या उन कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आप एकदम चीख मारते हैं, हड़बड़ा के उठ जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो इट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस की पोटेंशियल, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। ये याद रखिएगा कि जब मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो मैसेजेस की ट्रांसफर और उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कितने आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम पंप कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैसेज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डेवलप इनसाइड द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन, राइट। नाउ अब इसी तरह से 3 दफा 4 दफा मुख्तलिफ तरह से रीडिंग्स इनकी ली गई, और रीडिंग लेने के बाद एक हमें -40 से -90 की रेंज में फिगर हासिल हुई। अब जब इसका एवरेज निकाला तो स्टैंडर्ड एवरेज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में -65 माइक्रोवोल्ट आपको हासिल हुए। अच्छा जी, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि पॉजिटिव आयंस आर सोडियम आउटसाइड and inside the membrane, potassium ions available. Sure. Now, ये membrane of axon में मौजूद आपको फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर नजर आ रही है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन के चैनल्स हैं, जिनको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, चैप्टर 4 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा। इनमें सोडियम अंदर की जानिब और पोटेशियम बाहर की जानिब, गोया ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, सहूलत फराहम कर रहे हैं सोडियम और पोटेशियम आयंस को अपने अंदर मौजूद
इन रास्तों की मदद से। तो इसको हम क्या कहेंगे? फैसिलिटेशन, ठीक है, सहूलत फराहम। ये चैनल्स जो स्पेसिफिक टाइम में ओपन होंगे और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देंगे। यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होती है वो याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक एग्जांपल है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत होती है। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनी फोर्स। तो अब ये जो सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, इट मींस कि दे आर पुश्ड इनसाइड, और जब पुश किया जाएगा तो इट मींस देयर शुड बी एनी फोर्स। तो अब ये फोर्स की मदद से अंदर आ रहे हैं और यही वजह होती है कि जब ये एक्शन खत्म होता है तो हम दोबारा से नॉर्मल अपनी कंडीशन पे आ जाते हैं। मींस इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे हाथ में सुई छूट जाए या लकड़ी की फांस छूट जाए, ठीक है, इफ यू प्रिक्स अ नीडल और वो नीडल स्टिल रिमेन्स इन आवर फिंगर, अगर वो रहे तो जब तक वो सुई हमारे हाथ में या वो लकड़ी का हिस्सा चुभा रहेगा हमें तकलीफ का एहसास होता रहेगा, लेकिन जब हम उसको निकाल लेंगे तो वो तकलीफ का एहसास खत्म हो जाएगा। मींस वो जो प्रिकिंग है और वो जो निडल है वो क्या चीज है? एक स्टिम्युलस, और स्टिम्युलस हमारे स्किन के रिसेप्टर्स को मुस्तकिल मैसेजेस कन्वे कर रहा है कि भाई ये प्रिकिंग एक्चुअली पेनफुल है, और ये पेन का एहसास हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर हो रहा है इसी नर्व इंपल्स के जरिए से। अब जहां पर आपने सुई चुभई वहां से सोडियम आयंस पुश इनसाइड के ये पैगाम लेकर अंदर की तरफ आ रहे हैं कि भाई ये जो तकलीफ का एहसास है ये एक सुई के चुभने की तकलीफ है, और उस सुई के चुभने की तकलीफ का एहसास, उसकी शिद्दत कैसे महसूस करेंगे? जितनी मिकदार में सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। अब जाहिर सी बात है अगर मैं ये मार्कर अपनी हाथ में इस तरह से टच करूं तो इसकी शिद्दत तो वो नहीं होगी जो कि एक सुई की शिद्दत होती है। तो इट मींस कि इस स्टिमुलस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो इतनी ज्यादा मिकदार में सोडियम आयंस भी अंदर नहीं आएंगे, थोड़ी मिकदार। तो ये जो सोडियम आयंस का अंदर की तरफ आना है ये डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस क्या है। तो ये फोर्सफुली अंदर आ रहे हैं, इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं? इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना। अब एक्शन पोटेंशियल हुआ, और इस एक्शन पोटेंशियल में जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि इस प्रोसेस के लिए सोडियम आयंस, अब उस स्क्विड को, उसके स्क्विड की एग्जांपल ले रहे थे हम, तो उस स्क्विड को जिस एनवायरनमेंट में रखा गया वो पानी का एनवायरनमेंट था, और उस स्क्विड के साथ या उस पानी के अंदर थोड़ा सा करंट छोड़ा गया तो वो थोड़ा वाइब्रेट करेगा, इरिटेट होगा। देन अगेन सेकेंड रीडिंग ली, अब करंट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है जी, फिर थोड़ा सा और करंट बढ़ा दिया तो एक हल्का शॉक लगा, फिर उसके बाद एक ज्यादा इंटेंसिटी का शॉक लगा और एक उससे ज्यादा इंटेंसिटी का शॉक लगा। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये इंटेंसिटी की वेरिएशन जब हो रही है तो डेफिनेटली इसका असर किस पे पड़ेगा? सोडियम आयन के इनफ्लक्स पर। मींस सोडियम आयन कितना इनसाइड मूव कर रहा है। तो अगर हम -65 को, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का स्टैंडर्ड है, उसे हम स्टैंडर्ड बना लें तो -65 से अगर हमने हल्की करंट को, लो लेवल वोल्टेज को स्टडी करना है तो 20 पॉजिटिव आयंस यानी सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ है। तो अब वो -65 कम होकर कितना रह गया? -45। अगर 20% लेट सपोज सोडियम आयंस अंदर की तरफ है, फिर आपने इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया तो अब सोडियम आयंस और आ गए अंदर की तरफ। तो वो जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर आने की वजह से बैलेंस हो रहा है किसी हद तक, ठीक है। तो अब 20
अंदर आए -45, अब और मजीद 20 अंदर आए या 40 अंदर आ गए तो ये आ गया -40 से या -45 से 0 पर, मींस कि -65 यानी 65 के करीब परसेंट में, यूं समझिए समझने की खातिर कि सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ आ गए। अब इसकी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था वो हो गया 0, लेकिन आपने करंट की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया, तो अब मजीद सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ गए और ये 0 से अब लेवल पहुंच गया +10 में, फिर 20 में, फिर इस तरह से होते हुए 90 तक पहुंच गया। तो कितनी ज्यादा वेरिएशन आई? -65 से मुसलसल पॉजिटिव चार्जेस सोडियम आयंस की इंडक्शन और उनके इन्फ्लक्स की वजह से ये चार्ज की रेंज पहुंच गई कहां तक? कहां तक पहुंच गई? +90 तक। तो इट मींस कि अब मैसेज की इंटेंसिटी बड़ी ज्यादा हो गई। अच्छा, अब सोडियम आयंस अंदर की जानिब तो आ गए, अंदर आने के बाद अब क्या होगा? ये सोडियम आयंस बाहर नहीं जा सकते, इनके चैनल्स बंद हो गए। अब सोडियम आयंस अंदर की तरफ चूंकि बढ़ गए तो लिहाजा नेगेटिव चार्जेस अंदर की पोलैरिटी अब चेंज हो गई। अब वो अंदर का एनवायरनमेंट डीपोलराइज हो गई। पहले पोलैरिटी मेंटेन थी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के लिहाज से, अब चूंकि सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ गए तो ये एनवायरनमेंट अब कैसा हो गया? डीपोलराइज हो गया। तो इसको रीपोलराइज करने के लिए अब क्या होगा? पोटेशियम आयंस यहां से बाहर की जानिब जाना शुरू हो जाएंगे। पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स जो है कंपैरेटिवली सोडियम के आर लार्जर इन साइज, तो दे नीड और रिक्वायर डिफरेंट प्रोटीन चैनल्स टू एक्सर्ट आउट फ्रॉम द एक्सॉन लेयर। नो, अब ये सोडियम आयंस बाहर की तरफ निकल गए, जो डीपोलराइजेशन थी अब वो रीपोलराइजेशन बन गई। सेम इसी तरह से जैसे अभी सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ गए और अब आप देख रहे हैं यहां से पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ चले गए, तो ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का प्रोसेस यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी के बारे में ये एक्सप्लेनेशन यहां पे मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिख दी है। नाउ आप चाहे तो इसको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट स्टेप में अब आती है अगला मरहला, जो सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ गए उनको एक्सॉन में मूव करना है। और ये याद रखिएगा इनकी मूवमेंट की डायरेक्शन किस जानिब होगी? फ्रॉम सेल बॉडी सोमा टू एक्सॉन टर्मिनल्स। तो अब इनकी डायरेक्शन ये जो आपको नजर